हेलो, मेरा नाम है सौम्या सुमन और आप देख रहे हैं लिटोपिया द लैंग्वेज यूटोपिया। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, पर लोगों को जरा हार्ड लगता है। तो हम इस टॉपिक को थोड़ा फन वे में पढ़ेंगे। चलिए चालू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं टेंस की। तो हम बात करने वाले हैं टेंस की और सबसे पहली चीज, जब हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें टाइम को नहीं भूलना चाहिए। जब हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि टेंस के साथ साथ हम टाइम को भी पढ़ें। टाइम और टेंस दोनों जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो सेम लग सकती है, पर हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि टाइम और टेंस दोनों चीजें बहुत ही डिफरेंट हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जरा हम टेंस के बारे में बात कर ले तो टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स टेंस किसी ग्रामर की बुक से आया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई बुक हो अभी, तो आप जरा इमेजिन करिए कि वो बुक ग्रामर की बुक है। तो हमने टेंस के बारे में कैसे जाना? हमने टेंस के बारे में तब जाना जब किसी ग्रामेरियन ने किसी ग्रामर की बुक में टेंस नाम का कॉन्सेप्ट छाप दिया, तब हमें टेंस के बारे में पता चला। तो हम ये समझ सकते हैं कि टेंस ग्रामर की किताब से जन्मी है। पर ये सेम बात हम टाइम के बारे में नहीं बोल सकते हैं। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स टाइम का लेना देना किसी भी ग्रामर की किताब से नहीं है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो जब से धरती बनी है तब से एग्जिस्ट करता है। क्योंकि दोनों का सोर्स अलग है। टेंस एक ग्रामर की बुक से जन्मा कॉन्सेप्ट है और टाइम एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है जो धरती के साथ ही आई है शायद। तो इसीलिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों डिफरेंट हैं। तो आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझ गए हैं। इस वीडियो में आपको आसान लगे इसलिए हम चीजों को C1, C2, C3 ऐसे लेवल करेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 था कि क्या टाइम और टेंस सेम चीजें होती हैं या डिफरेंट होती है। तो टाइम और टेंस दोनों डिफरेंट चीजें होती है, आपको ये याद रखना है। चलिए अब अगली कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम ये पढ़ने वाले हैं कि टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो टेंस के डेफिनेशन को जानने से पहले आप जरा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप इन लोगों को जरूर जानते होंगे, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो इन लोगों में आप जरा समझिए, ये वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वर्ब के डिफरेंट टाइप्स नहीं है, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो जरा हम इनकी क्लैरिटी से बात करें तो मैंने ये क्यों लिखा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर मैं V1 यूज होता हुआ देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि अरे हम तो प्रेजेंट टेंस में है। जब भी हम V2 यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम तो किसी न किसी टेंस पास्ट में है, राइट। हम V3 यूज करते हैं तो हमें चलता है कि हम परफेक्ट में हैं। और जब हम V4 यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कंटिन्यूअस में हैं। और V5 यूज करते हैं तो दोबारा से हमें पता चलता है कि हम प्रेजेंट में हैं, राइट। थोड़ा सा याद रखने के लिए V1 फ्यूचर में भी यूज होता है, ये भी याद रखिए। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेंस को जब हम हम ये जरा इस नजरिए से देखें कि हम जरा वर्ब्स का इस्तेमाल किसी स्पेशल जगह करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इस टेंस में हैं। फिर हम किसी दूसरे जगह यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम उस टेंस में हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स का जब हम यूज करते हैं तो जब हमें पता चलता है कि हम किस टेंस में हैं, इसका मतलब हम जरा ये समझ सकते हैं ना कि आखिरकार टेंस है क्या। इन्हीं लोगों का हेर फेर है, राइट। इन्हीं लोगों का हेर फेर है, यानी वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स का हेर फेर है। तो जरा हम इनको ऐसे लिख ले कि ये है क्या, ये वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो आप यहां पे ही जोड़ दीजिए कि टेंस क्या है। तो टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो वर्ब्स के ही डिफरेंट फॉर्म्स की पढ़ाई है टेंस। तो हमने बस जोड़ दिया है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, ये जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, टेंस का जो डेफिनेशन आप सीख रहे हैं, ये एक बहुत ही इजी डेफिनेशन है जो आपके फिट बैठता है इस बात पे। देखिए, हम समझ सकते हैं कि टेंस क्या है। टेंस जो है वो पढ़ाई है। पर किसकी पढ़ाई है? टेंस वर्ब्स की, यानी कि क्रिया के विभिन्न रूपों की पढ़ाई है। और ये बात आप यहाँ पे देख चुके हैं कि जब हम क्रिया के अलग अलग रूपों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस टेंस में हैं।
तो टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो ये जो बात है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। तो दो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके हैं। अब हम जरा बात करते हैं, जब हम ये दो चीजें सीख चुके हैं कि टेंस और टाइम दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, और दूसरी चीज टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम चलते हैं तीसरी चीज पे, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो जरा हम बात कर लें, टेंस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। टेंस के टाइप्स कितने हैं, टेंस के टाइप्स कितने हैं, टेंस के टाइप्स हैं 3। और ये कौन कौन से होते हैं टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं। तो इन टेंसेस के 4 सब टाइप्स होते हैं। इनमें से हर किसी के पास एक सिंपल टेंस होगा, एक कंटिन्यूअस टेंस होगा, एक परफेक्ट टेंस होगा और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट के लिए आपको सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा। सेम केस पास्ट के लिए भी है और फ्यूचर के लिए भी है। तो इन टोटल 3 into 4 आपको इन टोटल 12 टेंसेस पढ़ने होते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले टेंस पे चलते हैं, जो कि है सिंपल प्रेजेंट। हम सबसे पहले टेंस पे चलते हैं जो कि है सिंपल प्रेजेंट। आप जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका हिंदी जान लीजिए। इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। जब हम सामान्य वर्तमान काल की बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरीके के सेंटेंसेस हमको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जैसे कि कोई रोजमर्रा की चीजें, जैसे आपकी कोई रोज की आदत हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा में उगते हैं। तो ऐसी चीजें, जनरल चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो जब इन टेंसेस की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम पहचान सके कि वो हिंदी में कैसे दिखते हैं, इंग्लिश में कैसे दिखते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो जब भी आपको किसी भी टेंस की बनावट आपको समझनी हो तो 2 चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। वो 2 चीजें हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो जरा बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। तो सबसे पहली बात, मेन वर्ब की बात करें तो मुख्य क्रिया। आखिरकार मेन वर्ब्स, अभी हमने कुछ देर पहले जो 5 वर्ब के भाई देखे थे, V1, V2, V3, V4 और V5, उन्हीं में से होते हैं, बस 5 ही होते हैं मेन वर्ब्स। तो इनके पास सिर्फ 2 मेन वर्ब्स इनके पास यूज होते हैं, V1 या V5, मात्र इतना ही। और हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे यूज होते हैं डू या डज। तो हम जरा समझ लेते हैं कि V1 या V5 क्या होता है और डू डज क्या होता है। तो पहले हम V1 और V5 समझ लेते हैं। देखिए जरा, इसके लिए आपको थोड़ी सी मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूं तब तक। ये क्या होते हैं, तो चलिए सबसे पहली बात आप जरा याद करें, आपने नाउन चैप्टर पढ़ा होगा और आपने उसमें पढ़ा होगा कि जैसे गर्ल हमने लिखा, तो इसके अंदर इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हमें गर्ल्स लिखना पड़ता है। तो आप जरा याद करें, यहाँ पर हमें जब पूछा जाता था कि बाबू गर्ल इज सिंगुलर एंड गर्ल्स ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल बना कैसे है। तो हम कहते थे कि सर ये प्लूरल इस तरीके से बना है कि हमने इसमें एस जोड़ दिया है। तो आप जरा इसका उल्टा इमेजिन कीजिए, अगर कोई ऐसा एग्जिस्ट करता हो जिसमें हम प्लूरल एस या एस लगा करके नहीं, बल्कि एस या एस हटा करके बनाते हो, तो ये जो उल्टा वाला होता है ये नाउन का जानी दुश्मन है और इसका नाम है वर्ब। वर्ब जो होता है नाउन का दुश्मन होता है। तो वर्ब में जैसे कि आप देखिए गो एंड गोज, तो इसके अंदर आप जरा हमें बताइए इसके अंदर प्लूरल कौन है और सिंगुलर कौन है। तो इसके अंदर प्लूरल जो है वो गो है और सिंगुलर जो है वो गोज है।
ऐसा इसीलिए आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा उल्टा लग रहा होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ SP है और यहाँ पे PS है, तो उल्टा क्यों हुआ? तो देखिए नाउन कहता है कि मैं प्लूरल बनाऊंगा S या ES लगा करके, जैसा कि इसने यहाँ पे किया है, S या ES लगा करके प्लूरल बनाया है। तो वर्ब कहता है कि भाई साहब मैं तो आपका दुश्मन हूं, मैं प्लूरल बनाऊंगा S या ES हटा करके। तो यहाँ पे जहां आपको S या ES नहीं दिख रहा है वो प्लूरल है, और जहां S या ES आपको देखने को मिल रहा है वो सिंगुलर है, थोड़ा उल्टा होता है। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। तो अगर आप ये बात समझ गए तो ये जो प्लूरल वाला वर्ब है ना, इसी वर्ब को हम V1 कहते हैं। वहां पे जो लिखा हुआ है ये V1 कहते हैं, और ये जो सिंगुलर वाला वर्ब है इसे हम V5 कहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे V1 इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड V5 इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बस सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यहाँ पे यूज होते हैं सिंपल प्रेजेंट में। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि डू जो है ये डू प्लूरल है और डज सिंगुलर है। तो अब बात करते हैं कि हमें स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं। तो स्ट्रक्चर्स हमें बनानी होती हैं पॉजिटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव। तो हम जरा बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। आप जरा देखें, किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, फिर एक उसके पास एक हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर उसके पास एक मेन वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। इतनी चीजें होती हैं। तो हमें यहाँ पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों चीजें पता है। ऑब्जेक्ट के जगह पे हम अदर वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हम दुनिया के हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, इसलिए हम अदर वर्ड यूज करेंगे। अदर वर्ड मीन्स कि जहां ऑब्जेक्ट आए वहां लगाइए और जहां नहीं आए वहां नहीं लगाइए। और सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं। तो हम देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर देखिए आप अपने हेल्पिंग वर्ब को रखिए। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। पर सुनिए एक कैच है, सिंपल खानदान के अंदर एक प्रॉब्लम है। ये लोग पॉजिटिव बात बोलते समय ये बोलते हैं कि भाई साहब मैं तो पॉजिटिव बात बोलने जा रहा हूँ, मुझे डर भय लाज शर्म कुछ नहीं लग रहा है, तो मुझे इन हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं है। तो ये लोग हेल्पिंग वर्ब्स को भगा देते हैं। तो ये लोग डू डज को भगा देंगे। जब आप हेल्पिंग वर्ब को भगा देंगे तो आपके पास मेन वर्ब सिर्फ बचेगा। तो आप मेन वर्ब लगाइए। मेन वर्ब क्या है? V1 एंड V5। देन आप अदर वर्ड लगा दीजिए। देखिए स्ट्रक्चर खत्म हो गया। आप इस पर कोई सेंटेंस बनाना चाहे, जैसे कि देखिए ही एंड ही के साथ एक रूल और है, मैं जरा आपको बता दूं। एक रूल है SSPP का। ये रूल हमें ये कहता है कि अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें V5 लगाना पड़ेगा। जैसे कि प्लेज, PLAYS, प्लेज, ये V5 है, S लगा हुआ है, तो ही प्लेज क्रिकेट। आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रक्चर पे मैच कर रहा है। फिर हम आगे देखते हैं, अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव बनाना बहुत आसान है। लेकिन सुनिए, जब निगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे आपको नॉट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे इन लोगों को डर भय लाज शर्म जो कह लीजिए वो लगने लगा। तो ये लोग बोले कि भाई अब हमें डू या डज की जरूरत है, अब हमें डू या डज चाहिए। तो इसको बुलाया गया, तो सब्जेक्ट के साथ डू या डज तो आ गया। पर एक प्रॉब्लम हो गई, डू या डज को जब बेइज्जत करके भगाया गया था, तो जब इनको बुलाया जाएगा तो ये लोग ऐसे तो आएंगे नहीं। इन लोगों ने कहा भाई साहब जब हमें भगाया जा रहा था, ये जो भाई साहब है V5 ये बहुत ज्यादा बोल रहे थे, ये रहेंगे तो हम लोग नहीं आएंगे। तो डू या डज आया तो इसने V5 को भगा दिया, तो हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ V1। तो यहाँ स्पेशल बात याद रखिए कि डू या डज के पास नॉट तो लगता है पर सिर्फ V1 लगता है, और V5 यहाँ से भाग चुका होता है। तो अब एक बात और, जब आप निगेटिव बनाते हैं तो आप कहीं गलती से नॉट को गलत जगह ना लगा दें। इसके लिए याद रखें नॉट को आपको हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले लगाना है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं V1 एक मेन वर्ब है और उसके ठीक पहले नॉट लगा है, राइट। अब इसका अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है, अगर इसका हम इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो ये भी बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है। आप क्या कीजिए, ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, इस हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले लेकर के चले आइए। तो देखिए हम करते हैं ऐसा, ये कैपिटल हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट। देन आपके पास क्या बचा? देखिए इस डू या डज को इमेजिन करिए, हमने उठा के ऐसा इधर लेकर के आ गए हम। तो क्या बचा मेरे पास? डू या डज, फिर सब्जेक्ट बचा। आप नॉट छोड़ देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। फिर क्या बचा? V1, तो हम V1 लगाएंगे। फिर क्या बचा? अदर वर्ड। फिर क्या बचा?
ये हमारे अपने कॉमन सेंस से हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर है। तो आप देखिए, आप ये सारी चीजें आप बना पा रहे होंगे। और थोड़ा एक बात और मैं आपको समझा दूं, जैसे कि एक और प्रकार का सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब ये बनाना बड़ा आसान है क्योंकि आपके पास इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। आपको सिर्फ निगेटिव यानी कि नॉट सही जगह पे लगाना है, आपको सिर्फ नॉट सही जगह पे लगाना है। ये नॉट आप सही जगह पे लगाइए, यानी कि हम ऊपर वाला सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे छाप देंगे, बस नॉट को मेन वर्ब के ठीक पहले लगा देंगे। तो यहाँ देखिए हम वही करने वाले हैं, जैसे कि डू या डज या प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट, फिर V1 और फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने नॉट जो है मेन वर्ब के ठीक पहले लगाया है। तो आपको ये याद रखना है, नहीं तो आपका नॉट का प्लेसमेंट गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, फिर आप देखिए ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, फिर डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो आप बड़ी आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप घर पे इन स्ट्रक्चर्स के जरिए आप प्रैक्टिस करें, और ये बहुत इजी स्ट्रक्चर्स है। जैसा आपको मैं थोड़ा सा रिकैप करवा दूं, हमने किया क्या। आपने यहाँ पे देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए मेन वर्ब V1 और V5 होता है और हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। आपको सिर्फ इतनी बातें ही याद रखनी है मात्र। तो आप जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हमने आपको जैसा बताया कि सिंपल खानदान के अंदर एक परेशानी होती है कि ये लोग पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर अपने हेल्पिंग वर्ब्स को भगा देते हैं। इन लोगों ने डू या डज को भगा दिया, तो यहाँ पे बना क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। फिर निगेटिव की बारी आई, तो निगेटिव में इन लोगों को डर, भय, लाज, शर्म सब कुछ लगा। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अब हमें डू या डज की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। तो हेल्पिंग वर्ब को बुलाया गया क्योंकि हमें नॉट लाना था, हमें डर लग रहा था। निगेटिव चीजें करने में हम सभी को भी डर लगते हैं। तो यहाँ पे डू या डज को बुलाया गया, नॉट लगा। पर डू या डज ने कहा कि भाई साहब, जब हमें भगाया जा रहा था तो ये V5 बहुत ज्यादा बोल रहे थे, ये रहेंगे तो हम नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ V1 आया और V5 को भगा दिया गया, फिर अदर वर्ड बना। तो बड़ा इजी है, बस आपको ये याद रखना है कि नॉट हम मेन वर्ब के ठीक पहले लगाएंगे, तो फिर आपका ये गलत नहीं होगा। फिर हम इंट्रोगेटिव में आएंगे, तो हमें कुछ खास नहीं करना है। आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसे उठा के आपको फ्रंट में रख देना है। आप सब्जेक्ट के पहले उठा के रख दीजिए, और फिर आपके पास जो भी बचता है उसको यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क ऑफ कोर्स आपको लास्ट में लगाना है। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में तो सेम ही होता है, बस आपको सेम स्ट्रक्चर छापना है, बस मेन वर्ब के ठीक पहले नॉट लगा देना है, बात खत्म। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आप जरा प्रैक्टिस करें और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें। ऐसा ना करें जनाब, सब्सक्राइब कर दें, कुछ भला हो जाएगा।